बंगाल में कौन आने वाला है, ममता दीदी आएंगी या बीजेपी आएगा? क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में ममता दीदी ने भी खेल किया था। तो आप कह रहे हैं कि जब से सत्ता में आए तब से सब बेच ही रहे हैं, बस 10 रुपए का झालमुड़ी खरीद। तो आप कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो गुजरात से चल रहा है। आज 15 बूथों पे फिर से री इलेक्शन कराया गया बंगाल में। काफी धरना प्रदर्शन हुआ, महिलाएं तक विरोध कर रही हैं, रो रो के कह रही हैं कि उन्हें बूथ तक जाने नहीं दिया गया, उन्हें पीटा गया। सर, तो बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली? तो ये रणनीति तो ममता दीदी की ही थी। वे बंगालियों और बाहर मतलब भारतीय जो बोलती हैं, इंडियंस बोलती हैं, हिंदुस्तानी बोलती है, जो बंगाल से बाहरी लोग हैं, तो ममता दीदी ही स्ट्रेटेजी अपनाती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में अभी बंगाल चुनाव काफी केंद्र में आ गया है। ममता दीदी जो है वो काफी चर्चा में आ गई हैं। टीएमसी वर्सेस अब बीजेपी हो गया है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के विपक्ष में मौजूद कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज साथी, अरुण पाठक सर और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट और कांग्रेस के ही साथी हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर। तो सर बताइए कि अभी बिहार की राजनीति को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, बंगाल तक जाते हैं, तो बंगाल में कौन आने वाला है, ममता दीदी आएंगी या बीजेपी आएगा? क्योंकि तीसरे अटेम्प्ट में ममता दीदी ने भी खेल किया था। देखिए, बंगाल में ममता जी की सरकार बनेगी। ममता दीदी की? हाँ, बनेगी। उनके तेवर को हम जानते हैं, वो हम उनके साथ बहुत समय तक काम कर चुके हैं। वो यूथ कांग्रेस में जब राष्ट्रीय महासचिव थी तो बिहार की प्रभारी थी और अपने लाठी मारती थी जी। हाँ, प्रदर्शन में अपने से लाठी लेके आगे चलना, या हिम्मत उसके पास बहुत है। तो चुनाव और जंग हिम्मत से जीता जाता है। तो ममता जी ने बड़ी हिम्मत से काम की वहाँ, और वो चुनाव जीत करके सरकार भी बनाएगी। भाजपा अगर बहुत ज़्यादा भी हेर फेर करती है चुनाव में ज्ञानेश कुमार के माध्यम से, आज वो कर भी रही है, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि वो सारा गुण से पूर्णत है ममता जी। हालांकि माने हमसे निजी संबंध है, ये पार्टी तो हमारे पार्टी में थी, पार्टी में अब तो है नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन उनके क्लेवर हिम्मत को हम जानते हैं। सरकार उनका बनेगा। जैसे कि ज्ञानेश कुमार को मोदी जी ने ये छूट दे रखा था वहाँ कि जितना अनुचित हो वह काम करो, क्योंकि बंगाल के सिस्टम पर कब्जा करना है। ये होने नहीं जा रहा है वहाँ। मोदी जी मुक्की खाएंगे, और जितना वहाँ जा कर के बोल रहे थे कि हम आए ही नहीं आए, बोल रहे थे बंगाल में कि लगता है कि हम पिछले जन्म में बंगाली थे जी। ये बोले, उनका बयान आया हुआ है। तो कहीं हम पिछले बरस में बंगाली थे, यहाँ आते हैं तो करते हैं, और जीवन 14 से लेकर अब तक बेचते रहे। आज कुछ खरीदे हैं तो 10 रुपया का फर्जी दुकान से झालमुड़ी, वो दुकान फर्जी था। एसपी जी का सिपाही उसमें दुकानदार के रूप में बैठा हुआ था, और उसे 10 रुपया दे करके, जीवन में पहला बार खरीदा है व्यक्ति है, तो 10 रुपये का झालमुड़ी को फर्जी दुकान से, असली दुकान से नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि जब से सत्ता में आए तब से सब बेच ही रहे हैं, बस 10 रुपये का झालमुड़ी खरीद। हाँ, बेच ही रहे हैं, टोटल चीज़ बेचते आए हैं शुरू से। और जिसे एक बार और कहे थे हम कि मात्र देश में 4 ही आदमी चला रहे हैं, 2 बेचने वाले गुजराती और 2 खरीदने वाले गुजराती, और ज्ञानेश कुमार भी गुजराती। उसको कह दिया था कि इसे नरमणे जी जो जनरल। तो आप कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो गुजरात से चल रहा है? हाँ, गुजरात से चला रहा है, बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है। तो पहली बार तो खरीदे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, 10 रुपये का झालमुड़ी, वो भी फर्जी दुकान से। वो बढ़िया दुकान थोड़े था, फर्जी बने, आर्टिफिशियल बनाया हुआ था। जैसे चाय बागान में कुछ लड़कियों को लेके गए थे दिल्ली से, और चाय वाली तोड़ने वाली का ड्रेस पहना के जो शो किए, सेम दोहराए उसको यहाँ। उनका सेटअप तैयार रहता है। मोदी जी को जाने का मतलब कि उनका सेटअप तैयार है। वहाँ बंगाल में उनका सेटअप तैयार, ये करेंगे वो करेंगे, नाव पर चढ़ के दूरबीन से देखेंगे, वो सारा सेटअप उनका फिट रहता है। एसपी जी उनका, जो उनका संस्था है मीडिया, या कहिए अंडानी जी, सब सेटिंग कर देते हैं। देखिए, रणवणे जी को इन्होंने, रणवणे जी जब वहाँ से पाकिस्तान चाइना का टैंक आ रहा था, तो उन्होंने डिमांड किया कि भाई हम क्या करें, हमको आदेश दीजिए। तो कहें कि नहीं, जो उचित समझो वो करो, क्योंकि सामने चीन बहुत शक्तिशाली देश खड़ा था। और बंगाल में वही ज्ञानेश कुमार को बोले
कि नहीं, जितना अनुचित हो वह करो, हमको यहाँ के बंगालियों के सिस्टम पर कब्जा करना है। ममता धो देगी इनको, वो कब्जा होने नहीं दे रही हैं। आज 15 बूथों पे फिर से री इलेक्शन कराया गया बंगाल में। काफी धरना प्रदर्शन हुआ, महिलाएं तक विरोध कर रही हैं, रो रो के कह रही हैं कि उन्हें बूथ तक जाने नहीं दिया गया, उन्हें पीटा गया। तो वही तो कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी का तो वो नीति है ना कि वोटिंग जैसी दुनिया। टीएमसी पर आरोप लगा रही है ना वे सब। टीएमसी पर नहीं आरोप लगा रही हैं, वो सब जो कुछ लोग को दिखाया गया है टीवी के माध्यम से, वो सब भाजपा के एजेंट हैं। उन्होंने ये सब गढ़ करके या कहवाया गया। वो चुनाव में होता है, मैंने प्रायोजित किया जाता है, प्लान किया जाता है उसे सीन को, उस ढंग से सीन को भाजपा ने वहाँ प्लान कराया। वो टीएमसी के लोग नहीं थे, भाजपा के सोकॉल्ड लोग थे। और भाजपा मन के अंदर तो है कि हम हार रहे हैं वहाँ। तो जितना मीडिया, जो गोदी मीडिया टाइप मीडिया है, उसके माध्यम से लोग शो कर रहा है कि नहीं हम बहुत जीत रहे हैं। 6 एजेंसी तो अनुमान लगा रही है कि बीजेपी की सरकार बन गई। वो तो करवाया जा रहा है, प्लांट किया जाता है ना। वो तो न्यूज़ भाजपा प्लांट कराती है। क्योंकि अभी मीडिया में भी देखिए, जब कलम बिकता है तो देश को दुर्भाग्य कहा जाता है। कलम को बिकना नहीं चाहिए। जिस राज्य में या जिस देश में कलम बिका हुआ हो, जनता सोई हुई हो और विपक्ष डरा हुआ हो, उस देश को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जैसे विपक्ष अगर मान लीजिए हम अकेले डरल नहीं हैं, लेकिन बहुत सा विपक्ष में लोग को डरवाता है, ईडी से, सीबीआई से, इससे उससे। हमारे पास तो है क्या कि लीजिएगा, इसलिए हम डरते नहीं हैं। देखिए, एक आदमी, छोटी सी कहानी बताते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक आदमी गया एक पंडित जी के पास हाथ दिखाने, तो वो बोलेंगे बहुत शनि है, बहुत भारी। तो बोला क्या उपाय है? तो कहीं 1100 रुपया दो, ठीक कर देंगे। कहा नहीं है। कहीं कि आधा दो, 600 रुपया दो। कहा कि नहीं है। कहीं कह रहे भाई तो 101 रुपया दो। कहा कि नहीं है। कहीं कि 11 रुपया दो, तो कहीं नहीं है। अरे कम से कम 1 रुपया दो, उसमें भी ठीक कर दें। कहीं है ये नहीं, कहीं भागो, तुमको शनि क्या बिगाड़ लेगा। वही स्थिति है। हमको किससे डराएगा? न ईडी से, न सीबीआई से, कुछ है ही नहीं, डराइएगा क्या हमको? हम डरने होने वाले नहीं। जो रहता है साफ बताते हैं। भाजपा का ये नीति है, डरवाती है सीबीआई से, ईडी से, बहुत एजेंसियों से डरवाती है, डरवाता है। कोई डर जा भी जाता है विपक्ष में लोग। तो वही विपक्ष जहाँ डरे हुआ हो वहाँ स्थिति खराब है। विपक्ष बिहार में जो अभी है, जैसे जाहिल साहबजादे ही हैं, वो पूरे परिवार डरे हुए हैं। वो कुछ विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। उस जगह पर हम रहते थे, झंडा कबार देते। रामधनी यादव के मर्डर के बाद अब कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है। कुछ नहीं, जो अपराधी है उसको कानून के तहत अगर शूट आउट करता है पुलिस, तो पुलिस का काम है, वो करेगा। जो अपराधी, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थोड़े थे। 28 मामले दर्ज थे। हाँ, रामधनी कोई बहुत माने साधु थोड़े थे, सन्यासी थोड़े थे। वो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल की तरह मारा गया। जो अपराधी होता है, जो क्रिमिनल होता है, जो जीवन देना और जीवन लेना नेचर का काम है। ईश्वर है ये, गॉड, अल्लाह कहिए, राम कहिए, भगवान कहिए, जो भी है, वो जीवन देता है, वही जीवन लेता है। अगर बीच में अपराध करके लोग मार देता है, वो हत्या होता है। वो जो व्यक्ति मारता है उसकी मृत्यु भी हत्या से ही होती है। किसी क्रिमिनल को हमने नहीं देखा कि ईश्वरीय मौत से मर गया। तो वो जैसा किया था उसे पाया, पुलिस पकड़ी या काउंटर की। अब क्या मामला है? मामला तो पुलिस कह रही है काउंटर किए हम, तो हम मानते हैं काउंटर किया। हाँ। सर, तो बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली? देखिए सृष्टि जी, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन लोकतंत्र के लिए बंगाल का चुनाव बेहद खतरनाक है। भारत सरकार ने जिस प्रकार से अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया है बंगाल में, ये बहुत ही चिंतनीय है। अगर ये भारत सरकार समझती थी कि बंगाल की सरकार है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ और ये केंद्र सरकार के पास शक्ति है, संविधान ये शक्ति दिए हुए है कि आप प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए और प्रेसिडेंट रूल लागू करके फेयर एंड सही जो चुनाव है सो करवाइए। लेकिन आपने
प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं किया, इसका मतलब सरकार सही रूप से चल रही है। तो आप उन स्टेट से जहां बीजेपी से शासित प्रदेश है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ला रहे हैं वहां बंगाल में, और उनके सहयोग से आप शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है? ये तो अविश्वास पैदा होगा ना, दो स्टेट और केंद्र के और दूसरे स्टेटों के बीच में आपस में अविश्वास पैदा होगा। ये गलत है, ये गलत प्रवृत्ति है भारत सरकार की, और इससे आने वाले समय में कटुता बढ़ेगी। दो स्टेटों के बीच में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है इस देश में, और इससे लोकतंत्र तो बहुत कमजोर होगा ही। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये महसूस करती थी भारत सरकार, तो प्रेसिडेंट रूल लागू करके और वहाँ के कर्मचारी अधिकारी पर विश्वास करना चाहिए, और उनके माध्यम से चुनाव उस स्टेट में करवाना चाहिए था। आज जो स्थिति है, इससे इसका मतलब लगता है जैसे बंगाल के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर आपको एक थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ये अविश्वास क्यों एक ही देश में? ये खतरनाक बात है लोकतंत्र के लिए, और ये अच्छा नहीं भारत सरकार कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। चुनाव में तो जो होना है, रिजल्ट हार जीत होते रहती है, वो अपने जगह पर है, लेकिन आप अपनी सत्ता के चाहत में ले जाकर के लोगों को बेईमान बना रहे हैं, बेईमानी करने के लिए वहाँ कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको दरकिनार कर रहे हैं। ये खेल तो आने वाले समय में सब लोग करेगा। तो फिर अगर दूसरे किसी की सत्ता आ जाएगी, सत्ता कंटिन्यू एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहता है, तो ये प्रवृत्ति फिर दूसरे किसी में भी बढ़ेगा, तो यही चलेगा। तो इतनी कुर्बानी दे करके लोकतंत्र स्थापित किया लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, उनकी आत्मा तो कराह रहा होगा। ये कहाँ है लोकतंत्र? हम दुनिया में लोकतंत्र की बात करते थे, और अपने ही देश में लोकतंत्र आज नेपथ्य में है। और ये सारे लोग अभी आज के डेट में कांग्रेस के अलावे जितने लोग हैं, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में काम करने वाले लोग जो हैं, 74 के आंदोलन में जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक तरह संपूर्ण क्रांति की जो बात करते थे, और ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा लोकतंत्र के विरोधी हो गए हैं। ये तो भाई मनमानी कर रहे हैं, एकदम फासिज्म का प्रकाष्ठा है। अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही लोगों पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं, और जहां आपके पार्टी की शासन है वहां के लोगों को ला रहे हैं। ये खतरनाक बात है। क्या लग रहा है सर, अब क्या होगा आगे? नहीं, जहाँ तक बहुत सारे जगहों से लोगों से बातचीत है, इस एक्टिविटी के कारण ये बंगाल के लोगों में बहुत आक्रोश है, और इसके खिलाफ लोग हैं, और इसका नज़र आएगा प्रभाव आने वाले चुनाव के रिजल्ट में। चूँकि आप बेईमानी करेंगे तो कुछ हद तक, जैसे आप 3% 4% बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जीत हो रही है 15% से, तो आप कहाँ हरा सकते हैं? आप 3% 4% 5% बेईमानी कर रहे हैं। तो जहाँ जीत हार के फैसला 2% 3% के बीच में होने वाली है, इस बेईमानी के कारण बीजेपी जीत सकती है। लेकिन जहाँ 15% और 20% का फर्क होगा, वहाँ तो नहीं जीत पाएगी, और ये दिख रहा है। और कांग्रेस भी इस बार अकेले लड़ रही है, और इसका असर है। ठीक है, हम लोग बहुत पीछे काम किए अकेले चलने का, लेकिन फिर भी कांग्रेस का भी वक्त आने पर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में सहयोगी बनेगी। और मेरे ख्याल से लगता है जैसा कि दहाई अंक में कांग्रेस भी वहाँ पर आ सकती है। और अगर कितना हो कमज़ोर होगी टीएमसी, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, जैसा विश्वास है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है सृष्टि जी, कि ये अविश्वास एक स्टेट के पदाधिकारी कर्मचारी पर भारत सरकार अविश्वास कर रही है, दूसरे जगह से ले जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है।
ये थ्रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाई सब स्टेट के लोग वहाँ रहते हैं, अब दूसरे स्टेट से ले जा करके अगर अत्याचार आप कोई करवा रहे थे, कल हो करके दोनों के बीच में नफरत पैदा होगा। बंगाल के लोग भी दूसरे जगहों पर काम करते हैं, तो ये नफरत पैदा जब होगा, जब झगड़ा झंझट होगा, तो दूसरे स्टेट में भी असर उसका होगा। ये बड़ी देश के लिए अहितकर है। तो ये रणनीति तो ममता दीदी की ही थी। वे बंगालियों और बाहर मतलब भारतीय जो बोलती हैं, इंडियंस बोलती हैं, हिंदुस्तानी बोलती है, जो बंगाल से बाहरी लोग हैं, तो ममता दीदी ही स्ट्रेटेजी अपनाती थी। नहीं, ऐसी बात ममता दीदी नहीं कहती थी। ममता दीदी ये कह रही थी कि ये बीजेपी जो बात करता है बंगाल के खिलाफ, ये बीजेपी जो अपना स्टेट नहीं समझ रहा है बंगाल को, ये समझ रहा है कि देश के बाहर का चीज़ है। इसीलिए ना यहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी पर विश्वास न करके बाहर के, जहाँ पर वो रूल कर रहा है, जिस स्टेट में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है, वहाँ के कर्मचारियों को ले आ रही है। इसलिए ममता दीदी ने कहा कि ये बंगाल के लोगों के साथ विश्वासघात है और यहाँ के सम्मान की बात है। हम पर क्यों नहीं ट्रस्ट किया जा रहा है कि हाँ, हम लोकतंत्र के हितैषी हैं और हम देश के लिए हैं, हम देश से अलग थोड़ी हैं। ये ममता बनर्जी जी का कहना है और ये आरोप है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। ये पैदा कर रहे हैं तफरका, स्टेट बाई स्टेट अलग अलग। ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल ना हो करके ये बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जी। तो अब मतलब ममता दीदी की सरकार फिर से बनने वाली है। अब मुझे तो लग रहा है जो वोटिंग परसेंटेज है और जिस प्रकार से देश भर से सब लोग जाकर के वोट दिए हैं और जो बातचीत के क्रम में चल रहा है, उससे लगता है। और एक बात और है, देखिए रिसेंटली बिहार में चुनाव हुआ था, इन लोगों ने 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 10,000 रुपये दिए व्यापार करने के लिए। उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ममता दीदी तो सालों देती हैं, हर एक महीना देती हैं, और ये लोग तो कभी 3 महीना देंगे, 6 महीना गायब हो जाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यू दी है, कभी बंद नहीं हुआ है। तो क्या सोशल सिक्योरिटी के तहत ये देते रहिए, वेलफेयर, ये सामाजिक कल्याण की जो बात है स्कीम्स के तहत, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ममता बनर्जी पर विश्वास लोगों का है। और एक बात मैं और कहूँगा, इस देश में भ्रष्टाचार पर निर्णय बदलता है। ममता बनर्जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? वो वेतन नहीं लेती है, अपना खर्चा, अपने जो ये लिरिक्स वगैरह लिखती हैं, कंपोज करती हैं, उससे चलाती हैं, वेतन नहीं लेती हैं सरकार से। गाड़ी कोई वो उस तरह से यूज नहीं करती है, बंगला नहीं लिए हुए है। इतना इस तरह के ईमानदार तो हम जब दूर के हैं तो इतना जान रहे हैं, उस प्रदेश के लोग नहीं जान रहे हैं क्या? और बीजेपी में ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पर लीडर जो कई घोटालों में फंसे हुए हैं, यहाँ मजबूरी में आकर के बीजेपी सरकार में ईडी वगैरह से बचने के लिए इनके साथ हैं। अब देखिए मुसलमानों की बात है, ये बीजेपी वाले वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। हुमायूं कबीर के माध्यम से बीजेपी वहाँ समाज में नफरत फैलाने के लिए, विद्वेष पैदा करने के लिए उसके माध्यम से ये बनवा रहे हैं। ये बात ये स्टिंग ऑपरेशन में हुआ कि 1,000 करोड़ रुपया चुनाव में इसको दे रहे थे या दिए हैं, ये बातें आई हैं। तो इस तरह की बात जब देश भर में सारे लोगों के बीच में आ गया, तो बंगाल के लोगों के बीच में भी आया। तो इस साजिश को लोगों ने समझा और दोनों समुदाय के लोग समझे, मुस्लिम समुदाय के भी लोग समझे और हिंदू समुदाय के लोग भी समझे कि भाई बीजेपी ये कोशिश कर रही है ना कि विद्वेष पैदा हो समाज में। यहाँ जो हम लोग मिलजुल करके साथ रहते हैं, ये नफरत पैदा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सभी समाज में आक्रोश है। कितना दिन तक
आप लाठी के बदौलत कुछ प्राप्त करना चाहेंगे और प्राप्त हो जाएगा। आप यही ना चाहते हैं कि बाहर से फोर्स ले जा करके और ज़बरदस्ती हम कब्जा कर लें। अब देखिए, गाड़ी में ईवीएम दिखाई दे रहा है, सेंटर पर जहाँ है वहाँ कोई गाड़ी ढुका दे रहा है बेवजह, बिना अथॉरिटी के। लगातार कोशिश की जा रही है बेईमानी करने की, और ये सारे चीज़ पकड़े जा रहे हैं इसलिए कि वहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी मजबूती से और विजिलेंट हैं, तत्पर हैं। उसका परिणाम है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं कोशिश कर रहे हैं, बेशर्मी से कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बेशर्मी से ये कोशिश कर रहा है और रोज पकड़े जा रहे हैं। और कितने बेशर्म हैं कि ये पकड़े जाने के बाद भी उनको देश में लोगों के बीच में निंदा का कोई शर्म नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कुकर्म कर रहा है, सब तरह से कर रहा है। अरे भाई, अपने ही देश में तुम ये कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी कितना दिन तक जिंदा रहेंगे? ये अमर होकर के आए हैं क्या? ये कब तक चलेगा? आप बीजेपी को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी के प्रति देश भर में लोगों का नफरत बढ़ता जाएगा। ये दूसरे पार्टियों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का अहित कर रहे हैं। आने वाली जो नस्लें हैं बीजेपी की, उसको इस देश के लोग नफरत की दृष्टि से देखेंगे इनके कुकर्मों के कारण। और ये स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। अरे क्या है, आपको देश ने चाहा बनाया, अब बढ़िया से काम करते। झोला लेके घूमने वाले जाने वाले हैं, तो क्यों कुकर्म कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? किनके लिए कर रहे हैं कुकर्म? देखिए सृष्टि जी, ये देश तो आज़ाद है, लेकिन वर्तमान में जो देश की सरकार है, भारत सरकार, वो गुलाम है। उसकी गुलामी कहीं अमेरिका की है, इजराइल की है, तो व्यापारियों की है। कोई अपने ढंग से देश के लिए काम नहीं कर रहा है, व्यापारियों का हित में काम कर रहा है। और अमेरिकी सरकार भी है, वहाँ व्यापारी बैठा हुआ है, उनके भी व्यापार के हित में काम कर रहे। इजरायली सरकार के, उनके भी व्यापार के हित में काम कर रहा है। और ये ऐसे लोग दुनिया में इनके दोस्त बैठे हुए हैं। दुनिया तबाह है, अशांति है पूरे दुनिया में, हर एक जगह झगड़ा है। और कुछ के लिए झगड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धन का झगड़ा है। कहीं तेल का धन है, कहीं कोई चीज़ का धन है। वो रसिया से जो नाटो और उन सारे देशों के माध्यम से हो, या ईरान में इजराइल अमेरिका के माध्यम से हो, ये सब जगह धन का है। और उन्हीं लोगों के हाथ में ये खेल रहे हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में ये खेल रहे हैं। तो अभी तो हमारे देश की सरकार जो है गुलाम है। अब तो इस देश के नागरिकों को जगना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने देश की सरकार से गुलामी की, जो ये देश गुलाम की तरह काम कर रहा है सरकार, इससे निपटना पड़ेगा। और ये होगा, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और इसके लिए मेरे ख्याल से लगता है कि लोग करेंगे काम। क्योंकि ये गांधी का देश है, राम का देश है। ये अच्छे अच्छे महापुरुषों ने, जिन्होंने, बुद्ध का देश है, ये गुरु गोविंद सिंह का देश है, गुरु नानक का देश है। ये जिनके पास सारे आइडियोलॉजी है कि भाई प्रेम से रहना है और कितना हूँ मैं कम रहे मेरे पास, लेकिन स्वतंत्रता की जरूर ये भाव है, स्वतंत्र होकर के रहना है। तो वैशाली जो है यहाँ गणतंत्र का सबसे पुराना दुनिया में शासन व्यवस्था चलते रहा है, तो होना ही है। इनकी गुलामी कितने दिनों तक चलेगी? नहीं चलेगी। तो सुना आपने। तो अब बंगाल चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है और सर की बातों को लेकर आप कितनी सहमति रखते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।